तो फ्रेंड्स, आज हम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में स्टडी करेंगे। बेसिकली इसके अंदर काफ़ी यूज़फुल फीचर्स होते हैं, जैसे हार्ड एजेस को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, इसके अंदर डिफरेंट लेयर्स पे होते हुए कैसे सिलेक्शन की जाती है, और इसके अंदर हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे और स्टडी करेंगे किस तरह से सिलेक्शन इसके थ्रू की जाती है और ऑब्जेक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह किस तरह मूव किया जा सकता है। अच्छा, जैसे हम आज डिस्कस कर रहे हैं ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, ये आपको यहाँ मेन्यू में मिल जाएगा, टूल्स मेन्यू में। यहाँ पे ये फर्स्ट यही होता है टूल, इसकी शॉर्टकट की W है। अगर आप इससे वैसे इस पर कर्सर लेके आए तो ये दिखाता है कि ये ऑटो सेलेक्ट करता है चीज़ों को। अच्छा, ये हम लोग मैंने एक इमेज खोला हुआ है, एक कैमरा का इमेज है, मुझे इस कैमरा को सिलेक्ट करना है। तो बेसिकली मैं ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इस टूल के अंदर एक जो बेसिक फीचर जो जहाँ से ये इसको मोड्स के अंदर आपको मिलेगा, ये है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल जो बेसिकली होता है कि हम लोग किसी भी एरिया जो हमें सिलेक्ट करना है, उस एरिया को हम लोग उस एरिया के ओवर थोड़ा सा एरिया लेके एक्स्ट्रा हम लोग उसके ऊपर एक सिलेक्शन सी बनाते हैं, जैसे मार्की टूल होता है। इसको जब हम छोड़ेंगे तो वो डिटेक्ट करेगा इसके विदिन जो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ ऐसी है जिसको सिलेक्ट करना चाह रहा है, तो वो खुद उसको डिटेक्ट करेगा और उसको वो क्लोजली उसको कैप्चर कर लेगा। अब मैं इसको माउस से अभी मैंने ऑन होल्ड रखा हुआ है, जब मैं इसको छोड़ूंगा तो देखिएगा कि ये इसको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करता है। ये इसने प्रोसेसिंग की थोड़ी सी, उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि इसने इसको सिलेक्ट कर लिया है, जिससे तो इसको बड़ा क्लोजली इसने सिलेक्ट कर लिया। तो बेसिक सा ऑप्शन है, तो इस वजह से बेसिक सा टूल है, इससे इजीली सिलेक्ट की जा सकती है चीज़ें। इसको मैं Ctrl+J करके एक अलग लेयर पे लेके इसके अंदर, तो इसका मैंने क्लोन कर लिया है। मैं इसके अंदर कोई भी कलर फिल कर देता हूँ बकेट टूल से। जैसे हम लोग तो आप देख सकते हैं कि ये एक अलग इमेज आ गया है और ये मूवेबल है, बिल्कुल ही सेपरेट लेयर पे क्रिएट हो चुका है। इसी तरह जैसे ये थोड़ा सा अगर कॉम्प्लेक्स इमेज हो जाता है, तो इसके अंदर अगर आप ये ऑब्जेक्ट टूल सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसके अंदर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बेसिक जो रेक्टेंगल का जो ऑप्शन है उस मोड को यूज़ नहीं करें। आप इसके अंदर जो है यहाँ पे आप ये दूसरे दोनों, एक रेक्टेंगल है, एक लॉसो टूल है, तो आप इसकी जगह लॉसो टूल को सिलेक्ट करें। तो इसको हम लॉसो टूल को सिलेक्ट करते हैं, और लॉसो टूल से बेसिकली हम क्योंकि ये अगर इसको देखा जाए तो ये डिफरेंट इसकी एरिया पे फॉर्मेशन है, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। तो इसके अंदर हमें इसकी एक रैंडम सी सिलेक्शन बनानी होगी ताकि हम इसके क्लोजली इसके पिक्सल्स चीज़ों को सिलेक्ट कर सकें। तो मैं इसके सराउंडिंग पे एक एरिया डिफाइन कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली देखें, एक मैंने रैंडम सी सिलेक्शन उसमें बनाई और इसने इसको सिलेक्ट कर लिया। इसको फर्दर रिफाइन करने के लिए मैं अगर इसमें से कोई सिलेक्शन निकालना चाह रहा तो मैं ऑल्ट की का यूज़ कर सकता हूँ कि मुझे थोड़ा सा रिफाइन करना है अगर, तो इसको मैं थोड़ा सा रिफाइन करना है। अच्छा, किसी जगह पे अगर मुझे लगे कि सिलेक्शन कुछ ऐड करनी है तो वो भी किया जा सकता है कि मैं शिफ्ट की के थ्रू इसमें से पिक्सल्स को ऐड कर सकते हैं। और अगर निकालना है तो वो ऑल्ट के ज़रिए, जैसे इस एरिया को मुझे नेगेटिव को निकालना है तो मैं इसमें से ऑल्ट की प्रेस करके इसको निकाल दूंगा। और यहाँ पे जहाँ मुझे कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं, इस जगह पे मैं इस सिलेक्शन के ज़रिए इसको रिफ़ाइन कर सकता हूँ। तो ये इस तरह रिफ़ाइन हो गए, बेसिकली हम इसमें भी कोई कलर फिल कर सकते हैं। तो ये एक देख सकते हैं कि ये क्विक सिलेक्शन टूल में लासो जो ऑप्शन है उसके ज़रिए हमने इसको सिलेक्ट किया और इसको एक सेपरेट लेयर पे आ गए। अच्छा, मैंने ये एक इमेज खोला हुआ, बेसिकली इस इमेज के अंदर अगर देखा जाए तो 4-5 जो है वो हमारे पॉट्स पड़े हुए हैं। एक बर्ड आई व्यू टॉप से उसकी पिक्चर ली गई है, और ये इस वक्त अभी सेपरेट लेयर्स पे हैं, अगर ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये सेपरेट लेयर्स पे सारे मौजूद हैं। मैं इन लेयर्स को दोबारा ऑन कर लेता हूँ। जब मैं इसमें से कुछ सिलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, लेट्स सपोज के मैंने ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, लासो इसमें से मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया और इस एरिया को मैंने सेलेक्ट किया, तो ये उससे एक इमेज तो
सेलेक्ट कर लिया। अच्छा मैं चाहता हूँ अगर सारे के सारे इमेजेस को मैं सेलेक्ट करूँ तो मुझे बड़ी सिलेक्शन लेनी होगी। मैं बड़ी सिलेक्शन लेता हूँ और उसको जब मैं छोड़ता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अभी कंट्रोल डी करके दिखाता हूँ। मैंने मेरे बड़े एरिया में सेलेक्ट किया, मैं इसको लीव किया। प्रोसेस करने के बावजूद वो उसका एक छोटा सा जो उस लेयर पे इमेज था सिर्फ उसको सिलेक्ट किया। तो इस तरह तो मुझे इंडिविजुअल लेयर्स पे जाके एक एक को सिलेक्ट करना होगा, लेकिन उसके लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसके लिए यहाँ पे एक शॉर्टकट की अवेलेबल है, वो है ये सैम्पल ऑल लेयर्स की। तो सैम्पल ऑल लेयर्स के थ्रू हम लोग अगर इसको चेक ऑन कर दें, अभी मैं कंट्रोल डी फॉर डी सेलेक्ट करता हूँ। अब बेसिकली इस कमांड के ज़रिए हम जितनी भी लेयर्स है एक टाइम में, एक डॉक्यूमेंट के अगर 10 लेयर्स है, 20 लेयर्स हैं, जितनी भी लेयर्स हैं उसको हम ओवरऑल एक साथ सेलेक्ट करके सब इमेजेस में जो सिलेक्टेड एरिया होगा, जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो चीज़ें होंगी, वो इसको एक साथ सेलेक्ट कर सकता है। अब लेट्स सपोज अगर यही लास्ट ऑप्शन में रहते हुए ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं इस पूरे के ऊपर एक रैंडम से सिलेक्शन बनाता हूँ, तो आप देखिए ज़रा, मुझे थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा ये एरिया, बट मेजरली उसने सारी की सारी सिलेक्शन को एक वास से जो दूसरा एक पॉट से दूसरी पॉट की जो सिलेक्शन है, जो डिफरेंट लेयर्स में हमारी मौजूद है। अभी मैं इन लेयर्स को ऑफ भी करूं तो आप देखिए उससे किस तरह की सिलेक्शन ली है। सारे के सारे जो ओवरलैप्ड इमेजेस हैं इन सबको मिला के उसने सब लेयर्स को स्टडी किया और एक सिंगल लेयर पे रहते हुए उससे सब कुछ सेलेक्ट कर लिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा। चाहिए मैंने एक और इमेज खोला हुआ है, इसमें मैंने पहले से ये ऊपर से टाइप करके रखा है कि मैं एक इमेज को नॉर्मल वे में सिलेक्ट करूँगा, और एक और मैं टूल इसमें से डिस्कस करना चाह रहा हूँ हार्ड एज का। अगर मैं इसके साथ करता हूँ तो उन दोनों में क्या डिफरेंस आएगा। तो हम एक नॉर्मल सिलेक्शन करके देखते हैं इस टूल से। ये मैंने नॉर्मली सिलेक्ट किया और इसको मैंने कंट्रोल जे किया एक अलग लेयर पे लाने के लिए। इसको मैंने देखें सेपरेट लेयर पे रख लिया। अब मैं इस दोबारा फर्स्ट लेयर पे जाऊंगा और इसमें मैं हार्ड एज का ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा और इसके साथ मैं दोबारा से इसकी एक सिलेक्शन लेता हूं दूसरे इमेज की। इसको मैंने कंट्रोल जे किया और एक सेपरेट लेयर पे रख लिया। अब ये सेपरेट लेयर्स पे हैं सारे के सारे। इसके बैकग्राउंड को फ़िलहाल के लिए ब्लैक कलर कर लेता हूँ आपको शो करने के लिए। और जैसे कि ये अभी मैं अगर जूम करके आपको दिखाता हूँ कि हार्ड एज के अंदर और दूसरे एज में क्या फ़र्क होता है। हार्ड एज बेसिकली कंटूरिंग जो बिल्कुल ही शार्प एजिंग होती है उसके साथ उसकी सिलेक्शन कर लेता है। तो आप देख सकते हैं कि इसने इसके एजिस को किस तरह से उठाया। अब मैं इसका कंपैरिजन अगर करूँ सॉफ्ट एजिस के साथ जो हार्ड मैंने नहीं किया हुआ, तो ये देखें ये थोड़ा सा सॉफ्ट आपको नज़र आएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको मूव करके लेके आ जाऊँ, ये इस एरिया को जूम करके देखें और ये देखें यहाँ पे देखें आप, तो इसने थोड़ा सा स्मूथ सिलेक्शन की है। ऑल्दो मैं फिर से बोलूँ कि ये बहुत सारे एलिमेंट्स में आपको हार्ड एज चाहिए होता है, जब आपको बिल्कुल ही क्रिस्प कॉर्नर्स चाहिए होते हैं, कॉन्टोरिंग चाहिए होती है, फिर आप ये इस ऑप्शन को एक्टिव करते हो, उसके साथ यूज़ करते हो। और सम टाइम आपको अगर सॉफ्टर फील चाहिए होती है, क्योंकि इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि आप यहाँ पे देखें तो इसने सिलेक्शन बहुत परफेक्ट की है और इसके एजिस को शार्प किया है, बट यहाँ पे देखें इसने इसके साथ इसके एक्स्ट्रा बैकग्राउंड को भी ले लिया, क्योंकि उसको स्मूथ करना है तो वो कुछ एक्स्ट्रा पिक्सल्स को भी सिलेक्ट कर लेता है। इस वजह से उसके एजिस स्मूथ नज़र आते हैं। तो वैसे हार्ड एज के साथ ही काम करना चाहिए और बाद में उसको रिफाइन करना चाहिए, उसको सॉफ्टवेयर करना चाहिए। तो आप इन दोनों ऑप्शंस को ट्राई कर सकते। अच्छा ये मैंने एक इमेज खोला हुआ है। बेसिकली इसको अगर मुझे सेलेक्ट करना है और मुझे मल्टीपल इमेजेस सेलेक्ट करने हैं या इंडिविजुअली सेलेक्ट करने हैं, तो जैसे मैं अगर नॉर्मली इसको सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ तो ये इसको सेलेक्ट तो कर रहा है। ऑल्दो मैं इसको रिफ़ाइन करूँगा तो ये चीज़ें थोड़ी सी बेहतर भी हो जाएंगी और मुझे बार बार इससे टूल्स के साथ हेल्प लेके इसको करना होगा। बट इसमें बड़ा एक पावरफुल फीचर है, हम उसको यूज़ करके देखते हैं। इसको जैसे मैंने कंट्रोल डी किया, यहाँ पे आपको ये ऑब्जेक्ट फाइंडर का मिल जाएगा। इसको आप अगर क्लिक करते हैं और उसके बाद आप कर्सर को अपने इन टूल्स के ऊपर, इनके ऊपर इंडिविजुअल एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लेके आते हैं। जैसे मुझे ये फिगर सेलेक्ट करनी है तो मैं किसी भी फिगर पर सेलेक्ट करूँगा, मैं क्लिक करूँगा तो ये उसको सेलेक्ट कर लेगा। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, इसको मैंने क्लिक किया, इसने सेलेक्ट कर दिया। ये बेसिकली आप देख रहे हैं एक ओवरले ऊपर से दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि कौन सा एरिया एक सिंगल क्लिक से सिलेक्ट हो सकता है। अच्छा मुझे अगर दूसरा सेलेक्ट करना है तो मैं दूसरे पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये एरिया सेलेक्ट हो गया है।
अच्छा, अगर मुझे मल्टीपल इमेजेस सेलेक्ट करना है तो मैं शिफ्ट की प्रेस करके रखूँगा और किसी भी और इमेज पे करूँगा तो ये इंडिविजुअल जो फिगर्स हैं ये सारी सिलेक्ट हो सकती हैं। तो मैं अगर इसको कंट्रोल जे करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये 3 फिगर्स को मैंने सेलेक्ट किया था, ये अलग लेयर पे आ चुकी हैं। तो ये एक बड़ा पावरफुल टूल है जो ऑटो डिटेक्ट कर रहा होता है। अच्छा, हमने एक और इमेज खोला हुआ है, इसके अंदर मैं दिखाना चाह रहा हूँ बेसिकली यहाँ पे जो डिफरेंट टूल्स हैं और इसके अलावा इसकी जो सेटिंग्स हैं, आप इसकी सेटिंग्स देखेंगे, ये सारी सेटिंग्स को डिफरेंट कैसे प्ले किया जाता है और इससे क्या फीचर्स इसकी क्या है, उसको किस तरह से बेस्ट यूटिलाइज़ किया जा सकता है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप इसमें चलता हूँ। बेसिकली अगर मैं इसको, ये ऑटो सेलेक्ट हुआ है, अगर मैं इसको मैनुअल करता हूँ तो बेसिकली मैनुअल क्या होता है कि मुझे, अगर मैं ये इमेज थोड़ा सा भी शिफ्टेड है और मैं ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे एक एरर अपीयर हो गया है यहाँ पे, क्योंकि इसको मुझे मैनुअल क्लिक टू रिफ़्रेश कह रहा है। इसको मुझे मैनुअल रिफ़्रेश करना होगा तो तब वो डिटेक्ट करेगा कि इसके एलिमेंट्स कौन सी किस जगह पे हैं। अच्छा, ये मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, इसको आप ऑटो रिफ़्रेश पे ही रखा करें ताकि आप इमेज और लेयर्स को जब भी मूव करते हैं डिफरेंट लोकेशन पे तो वो उसको ऑटो डिटेक्ट करने के लिए ऑटो रिफ़्रेश करे। जब भी वो रिफ़्रेश करेगा, जैसे भी मैं जैसे अभी इसको मूव करता हूँ और ये मैंने इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट किया, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मूव हो रहा है। तो ये बेसिकली ये रिफ़्रेश करता है, अब ये और उस इमेज को स्टडी करता है और बताता है कि इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, इन पे काम किया जा सकता है। तो ये हमें ऑप्शंस को हमेशा ऑटो रिफ़्रेश पे रहना चाहिए, ये अच्छा रहता है। सेकंड आ गया इसका कलर चेंज करना। अभी देखें, मैं अगर देखता हूँ ये पिंक ओवरले दिखा रहा है कि मैं कौन सा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर पा रहा हूँगा। अगर मैं चाहूँ कि मुझे कोई ऐसा इमेज है जो इमेज है ही पिंक कलर का और मुझे डिटेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे हो सकता है इसको में भी येलो करना पड़ जाए। तो आप ये देखें, मैं इसको ओवरले के कलर को चेंज किया है तो ये येलो हो गया है। ये आपको ज़रूरत पड़ेगी जब भी डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन के इमेजेस आएंगे तो आपको ये ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा। थर्ड ऑप्शन देख लें, जैसे ये आउटलाइन है। बेसिकली आउटलाइन क्या है, मैं अगर यहाँ पे दिखाऊँ तो ये देखें आपके इसके साइड पे एक आउटलाइन चल रही है, तो इसकी आउटलाइन की थिकनेस हम ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अब ये इसको वैसे तो रिकमेंडेड है कि कम से कम रखनी चाहिए। अगर इसको मैं 1 की जगह मैं 10 कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कि उसने कितनी एक सिलेक्शन तो की, बट उसने कितनी एक एक्स्ट्रा की आउटलाइन दे दी। इससे एक्यूरेसी इतनी नहीं रहती है। तो इस बेटर कि आप इसको हमेशा 1 या 2 या 3 फिगर तक ही रखें, अदरवाइज़ आप अपने ऑब्जेक्ट्स को सही तरह से स्टडी नहीं कर पाएंगे कि वो इतनी ज़्यादा आउटलाइन हैवी उस पर नज़र आ रही होगी तो आप उसको सही स्टडी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है ओपेसिटी का। ओपेसिटी बेसिकली जो मैं अभी यहाँ पे आ रहा हूँ और ये कलर जो दिखा रहा है ये उसकी ओपेसिटी की बात कर रहा है। अगर इसको मैं ओपेसिटी इसकी कम कर दूँ, 39 कर दूँ, तो आप देखेंगे कि वो जो कलर बहुत स्ट्रॉन्ग सा दिखा रहा था कि मेरा सिलेक्टेड एरिया कौन सा है, उसकी जो डेप्थ है और जो उसकी इंटेंसिटी है वो कम हो गई है। तो मुझे ये शायद जज करने में मुश्किल आएगा। जैसे मैं अभी आ रहा हूँ तो ये कर्सर मूव करता हूँ, इतना डिटेल में नहीं दिखा रहा होता। तो इसको भी रिकमेंडेड है कि आप मैक्सिमम रखें ताकि आपको अपना जो सिलेक्टेड एरिया है बहुत क्लियरली नज़र आए कि आप कौन सा एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा ये हमारे पास ये 3 ऑप्शन है, इसको भी हम स्टडी करते हैं। ये पहला है ऑटो शो ओवरले, फिर ऑलवेज शो ओवरले, फिर नेवर शो ओवरले। तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ये अभी ऑटो शो ओवरले पे आया हुआ है। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, जहाँ पे मेरा माउस जाता है, कर्सर जाता है, वहाँ पे ये उस एरिया को सेलेक्ट करके दिखाता है। सेलेक्ट तो नहीं करता, बेसिकली शो करता है कि इस एरिया को एक क्लिक के साथ सेलेक्ट किया जा सकता है। लेट्स सपोज अगर मैं इस ऑप्शन को शो ओवरले ऑलवेज करता हूँ तो ये इस इमेज के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट एक साथ सेलेक्ट हो जाते हैं सकते हैं उन सबको ओवरले करके दिखाएगा। अब अगर मैं इससे क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं, अब मुझे इसको देखने के लिए भी इसको पहले ऑफ करना पड़ेगा कि उसने सब इमेज को एक साथ सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि वो पूरे इमेज के अंदर जो जो एरिया सेलेक्ट हो सकता है उन सबको डिटेक्ट करेगा और एक ही सिंगल क्लिक में शो करेगा। सम टाइम यूज़फुल होता है जब आप ज़्यादा टाइम इंडिविजुअल एलिमेंट्स को सेलेक्ट करने में नहीं लगाना चाहते, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग इसको दोबारा कंट्रोल D for डीसेलेक्ट करते हैं और इसको नेवर शो ओवरले करते हैं।
नेवर शो ओवरले बेसिकली ओवरले टोटली ऑफ कर देगा। अभी आप देखें, आप कर्सर ऊपर मूव भी कर रहे हैं बट आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। उसके बावजूद आप अगर इसको क्लिक करेंगे, मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ, ये देखें एक सिंगल क्लिक से मुझे लॉसर टूल भी यूज़ नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट फाइंडर का ऑप्शन एक्टिव है। तो वो ऑब्जेक्ट को तो स्टडी कर रहा है कि कौन सा नीचे आ रहा है, तो एक सिंगल क्लिक से वो उठा रहा है। बट मैं रेकमेंड करूँगा कि आप हमेशा ये ऑटो शो ओवरले ही रखें। ये बेस्ट फीचर है कि आपको इंडिविजुअल एलिमेंट्स कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना, कितना एरिया हो रहा है, वो सब एक टाइम पे दिखा रहा होगा। अच्छा, अभी जैसे मैं अगर ये इमेज को देखूं तो मेरे इंडिविजुअल बहुत सारे एलिमेंट्स को ये दिखा रहा है। अच्छा, मैं चाहूँ कि अगर मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं चाहता हूँ कि एक साथ सारे के सारे कोई प्रोडक्ट्स हैं या कोई भी इस तरह की चीज़ें हैं, उसको एक साथ क्लिक करके वन क्लिक से सब सेलेक्ट हो जाए। तो मैं ये इस इमेज पे जाऊँगा, ये देखें, इसमें देखें ये ऑप्शन दिखा रहा है शो ऑल ऑब्जेक्ट्स। बेसिकली इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं एक साथ सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो दिखा रहा है। इसमें आप ऑल दो शिफ्ट की प्रेस करके जस्ट क्लिक करते जाएंगे तो आपकी सारी सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। इसको मैं अब जब ऑफ करूंगा तो ये देख सकते हैं आप सबका सब सिलेक्ट हो गया। ऑल्दो मैंने इसके साथ शिफ्ट की का यूज़ किया है, बट ये एक साथ आपको सारे ऑब्जेक्ट दिखा रहा था जितने एक्टिवली ऑब्जेक्ट्स को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। चाहिए, मैंने एक इमेज खोला हुआ है, इसके अंदर मैं बेसिकली दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स इमेज होता है तो उसको किस तरह से आप सेलेक्ट करने के बाद भी फर्दर रिफाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने इमेज खोल के इसका ये ऑप्शन जो है वो ऑन किया हुआ है ऑब्जेक्ट फाइंडर का। ऑब्जेक्ट फाइंडर बेसिकली जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये उसके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो डिफरेंट, उनको डायरेक्ट ऑटो डिटेक्ट करता है और उसको वो कर लेता है। तो ये हमने एक्टिव रखा हुआ है। अब हम इससे अगर सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैं इस पर आया, कर्सर लेके आया तो इसने इसकी सिलेक्शन कर दी। या फिर इसको थोड़ा सा रिफ़ाइन करने के लिए मैं इसके टूल का भी यूज़ कर सकता हूँ और थोड़ा सा लॉसों से एक्स्ट्रा एरिया के साथ एक पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं दोनों वे से, ऑब्जेक्ट फाइंडर या विदाउट उसके, दोनों से ये ट्राई कर सकता हूँ। तो उसने कंट्रास्ट कलर में जो भी ऑब्जेक्ट था उसको उसने सेलेक्ट कर लिया है। अब मुझे अगर इसको फर्दर रिफ़ाइन करना है तो मैं यहाँ पे एक ऑप्शन है सेलेक्ट एंड मास्क, इसके अंदर जाऊँगा और इसको मैं जूम करके, जैसे मैंने यहाँ पे इसका ये ओवरले का ऑप्शन एक्टिव किया हुआ है और इसकी मैं अगर ये आपको कंट्रास्ट और ये ऑप्शन दिखाना चाह रहा हूँ, ये तीनों ऑप्शन, तो इसके लिए अगर हम देखेंगे तो इनके साथ हम प्ले करके देखते हैं क्या होता है इसके साथ। अच्छा, मैं अगर ये इसके एज को थोड़ा सा स्मूथ कर लूँ, इन फिगर्स को आप चेंज करके दे सकते हैं, थोड़ा सा इसमें फैदर्स ऐड कर दूँ, कंट्रास्ट भी ऐड कर दूँ। आप इन टूल्स के ज़रिए ये आप यहाँ पे देख रहे हैं स्मूथ, फैदर, कंट्रास्ट और शिफ्ट एज, इन के साथ आप प्ले कर सकते हैं और जूम करके अपने इमेज को देख सकते हैं कि किस जगह पे वो क्लोज सिलेक्शन ले रहा है, उसके एज की सिलेक्शन को फर्दर रिफाइन किया जा सकता है। इनको करने के बाद आप जब इसको एंटर करेंगे तो इसकी जो एज की जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी सी इनहैंस कर देता है। तो जो उसमें मिस्टेक्स थोड़ी बहुत रह गई थी उनको वो क्लियर करके उसके ज़्यादा एजेस के करीब ले। अच्छा, मैंने ये दो जो है इमेजेस खोले हुए हैं, एक कार का इमेज है, एक रोड का इमेज है। ये एक हम बेसिक प्रोजेक्ट जो है उस पर वर्क करके देखते हैं। जैसे मैं ऑब्जेक्ट फाइंडर को ऑन रखा हुआ है और इस जगह मैं आता हूँ, ये 3-4 एरियाज़ को हमें दिखा रहा है कि वो सिलेक्ट कर सकता है। तो मुझे कार सेलेक्ट करनी है, बस जस्ट इसमें एक वन क्लिक करूँगा, इसको Ctrl+C फॉर कॉपी करूँगा, इस इमेज पे आऊँगा और Ctrl+V करूँगा तो आप देखें कि वो इमेज यहाँ आ गया। मैंने अभी Ctrl+T फॉर ट्रांसफॉर्म किया। बेसिकली मैं इस साइज़ को थोड़ा सा छोटा करना चाह रहा हूँ, तो दिखाना चाह रहा हूँ कि ये कार इसके ऊपर आ रही है। तो बेसिकली हम इसके कलर एडजस्ट करके इसको बिल्कुल रियलिस्टिक इफेक्ट भी दे सकते हैं। बट अभी हम इस ऑप्शन को देखना चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन किस तरह काम करता है। तो आप एक सिंपल वे में देख सकते हैं किस तरह से स्पीडी हम इस एक कार के इमेज को दूसरे इमेज पर लेके आ सके हैं। तो यहाँ मैंने ये एक इमेज खोला है, ये एक सॉर्ट ऑफ विंडो या एक वॉल है, इसमें ये एक पर्सन बैठे हुए हैं। इसको हम अगर सेलेक्ट करते हैं, एक मैंने क्लिक किया, इसने इस पूरे को सिलेक्ट किया, इसको मैंने कॉपी किया, तो इसकी पोजीशनिंग ऐसी थी कि मुझे लगा कि जैसे मैं इस इमेज पे इसको ला सकता हूँ। इस पर मैंने इमेज को लेके आया, इसको मैंने ट्रांसफॉर्म किया और मैंने इसके साइज़ को थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि ऐसे लग रहा है रियलिस्टिकली इस पे ये सिट कर रहा है।
तो मैं इसको इधर से यहाँ लेके आया था। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक और रह गई थी कि अगर मैं इसकी सिलेक्शन को और बेहतर करना चाहता हूँ तो मैं ये लॉसर टूल से ऐड कर सकता था सिलेक्शन। तो वो कोई इशू नहीं है, वो हम किसी भी स्टेज पे कर सकते हैं या डी सेलेक्ट कर सकते हैं इसको ऑल्टर की प्रेस करके, तो उससे सिलेक्शन इंप्रूव हो जाएगी। बट आप ये देखें कि किस तरह से रियलिस्टिकली एक इमेज को दूसरी जगह पे लाया जा सकता। अच्छा, ये मैंने एक अंडर वाटर एक इमेज निकाला हुआ है। मैं चाहता हूँ कि ये डिफरेंट फिशेस मैंने इमेजेस खोले हुए हैं, इनको मैं यहाँ पे लाना चाह रहा हूँ। तो एक इंटरेस्टिंग सा इफेक्ट देने के लिए मैं जैसे ऑब्जेक्ट फाइंडर टूल को सिलेक्ट करता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा क्विकली बनाऊँगा। कॉपी किया मैंने इसको, इस पर कंट्रोल V करके इसको मैंने मूव कर दिया, इसका साइज़ छोटा कर दिया मैंने। इस इमेज का काम हो गया, तो मैं साथ साथ इसको डिलीट भी करता जा रहा हूँ। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ मैंने मूव कर दिया। इस पर तो मैं इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर देता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने तीसरी वाली फिश को रख दिया है। इस इमेज को मैंने सेलेक्ट किया और इसको भी ट्रांसफॉर्म करके मैंने बेसिकली यहाँ पुट कर दिया। इसको हमने एक और इंटरेस्टिंग सी इमेज है, इसको हमने यहाँ पुट कर दिया। आप ये देख सकते हैं कि एक सिंपली चंद क्लिक्स के साथ एक इमेज के अंदर बहुत सारे इमेजेस को इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। ये अलग अलग लेयर्स पे हैं और एक बैकग्राउंड पे ये नज़र आ रहा है। बाकी इसको मैं फर्दर एडिट करना चाहूँ तो इसकी पोजीशनिंग वगैरह वो तो मैं चेंज कर सकता हूँ। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग सा ये एक टूल है, पावरफुल टूल है कि आप बहुत लाइक फ्यू मिनट्स के अंदर एक पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।